हाँ जी बच्चों, नमस्कार। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर नंबर 11 का कुछ पार्ट किया था। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। वो दर जिससे कि एक कंट्री करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी से अदला बदली किया जाता है। तो बेटा पेज नंबर 6 से देखिए, पेज नंबर 6 से कुछ पार्ट अगर इसका पहले का रह गया है तो वो हम बीच में ही डिस्कस कर लेंगे। इसके पेज नंबर 6 पर आपको दिखेगा दो टर्म, एक वर्ड दिखेगा आपको एप्रिसिएशन, एक वर्ड दिखेगा आपको डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पर इंडियन करेंसी की बात हो रही है, इंडियन करेंसी कि इंडियन करेंसी में, यानी कि इंडियन करेंसी मतलब है रुपीज, इसमें हमें देखना है कि कैसे एप्रिसिएशन कैसे डेप्रिसिएशन होता है। देखिए, अगर $1 ₹70 में आता है और अचानक से इसकी कीमत हो जाती है 65, तो इसे कहा जाएगा एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी या रिडक्शन इन एक्सचेंज रेट। इसे दो नामों से बुलाया जाता है। या तो आप इसे कह सकते हैं रिडक्शन इन एक्सचेंज रेट, या आप कह सकते हैं हाँ यही रिडक्शन इन एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर $1 पहले 70 रुपए का आता था और अचानक उसके अंदर गिरावट आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारी जो इंडियन करेंसी है, जो रुपीज है, वो एप्रिशिएट हो गए। क्यों? क्योंकि अगर हमें मान लो किसी बाहर की कंट्री से, बाहर की कंट्री में यूएसए को ले लेते हैं, यूएस से मैंने $10,000 का सामान इंडिया मंगवाया, ये माल इंडिया में आया, अब मुझे $10,000 के बराबर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं $10,000 के बदले अगर 70 करूंगा तो 7 लाख चुकाऊंगा, और $10,000 के बदले 65 करूंगा तो 6.5 लाख दूंगा। अब देखिए, फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से मुझे अब कम पैसे की पेमेंट करनी पड़ेगी अपने इंडिया से बाहर। तो जैसे ही हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट में कमी आती है तो हम उसे कह देते हैं कि जो इंडियन करेंसी है उसमें एप्रिसिएशन हुआ है। उसमें क्या हुआ है? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। या तो एक्सचेंज रेट में गिरावट बोल दो, या डोमेस्टिक जो करेंसी है उसमें उछाल बोलते हैं ना, उछाल बोल दो। तो जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के प्राइसेस कम होंगे, यानी $1 के बदले हमें रुपीज पहले की बजाय अब कम देने पड़ रहे हैं, तो इसे ही कहा जाता है एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी या रिडक्शन इन एक्सचेंज रेट। तो जैसे ही एक्सचेंज रेट रिड्यूस होके आया, हम कहते हैं कि भारत का जो रुपया है ना, वो क्या हो गया है? स्ट्रॉन्ग हो गया है, मजबूत हो गया है। हम कहते हैं रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि दिन ब दिन जो डॉलर है उसके रेट बढ़ रहे हैं 70 से 75 के बीच। हमने इस डॉलर के रेट 38 रुपए के समथिंग देखे हैं। देख लो, 2005-06 की बात है, तब हमने $1 38 रुपए का करीब देखा था, और आज की रेट में देखो कहां जा रहे हैं, डबल के करीब हो रहे हैं। तो जैसे जैसे डॉलर के मुकाबले रुपीज महंगा होगा, हम कहेंगे कि हमारी जो इंडियन करेंसी है ना, वो गिर रही है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की टर्म्स में अगर हमें कोई माल बाहर से मंगवाना पड़े इंडिया में, तो हमें उसके बदले आज बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट के देखें तो फिर क्या होगा कि बाहर से हमने बाहर 10,000 का माल दिया, अब
हमें रुपीज में पेमेंट मिलनी है, तो वहां पर भी हमारे पास क्या होगा, 75 रुपए के बराबर उनको पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं जबकि फॉरेन एक्सचेंज रेट में गिरावट आती है तो हम कहते हैं ये इंडियन रुपीज में एप्रिसिएशन हो गया। और इसका उल्टा, अगर हमें $1 पहले 70 का मिलता था, वही डॉलर आज मुझे 72 का मिल रहा है, तो मैं कहूँगा इंडियन रुपी डाउन हो गया है। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी या इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट या रिडक्शन इन डोमेस्टिक करेंसी। तो ये होता है बेटा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की टर्म। ठीक है, समझ गए होगे। और देखते हैं इसके यहां पर देखोगे तो इसमें लिखा है फॉल इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में फॉल अभी हमने बात की थी, और यहां पर इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। अब हमें किसी भी डॉलर को खरीदने के लिए लेस रुपीज रिक्वायर्ड टू बाय ए डॉलर, और यहां पर बेटा यहां ज्यादा रुपए चाहिए, मोर रुपीज रिक्वायर्ड टू बाय डॉलर। यहां हमें ज्यादा रुपए चाहिए डॉलर को लेने के लिए, यहां पर हमें कम रुपए चाहिए। ठीक है, कोज क्या होते हैं, कारण क्या होता है कि एक्सचेंज रेट में गिरावट आ जाती है? या तो सप्लाई इंक्रीज हो जाए, या तो सप्लाई इंक्रीज, क्योंकि सप्लाई जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो प्राइसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। या डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में डिक्रीज हो गया तो डिमांड को फिर से बढ़ाने के लिए प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस कम आते हैं, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस हमारे कम हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर इसका उल्टा, सप्लाई नहीं है मार्केट में तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर देखो इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। या जो डिमांड है उसमें इंक्रीज आ जाए, इंक्रीज इन डिमांड। हम जानते हैं कि जैसे ही डिमांड में इंक्रीज होगा प्राइसेस हमेशा बढ़ते हैं। तो ये होते हैं इसके रीजन। तो ये था बेटा टर्म्स एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की। ठीक है, इसी पेज पर एक कॉन्सेप्ट है कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इंपोर्ट को कैसे प्रभावित करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। एप्रिसिएशन इफेक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब एप्रिसिएशन होता है इंडियन करेंसी में, या एप्रिसिएशन को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं फॉल इन एक्सचेंज रेट, यानी कि $1 पहले अगर 70 का आता था, आज वही डॉलर मुझे 60 का मिल रहा है। EARLIER, अर्लियर, नाउ। तो इसे बोलते हैं फॉल इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में कमी आ गई, इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या प्रभाव? तो हम पहले इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट देखिए, ये यूएसए है, ये इंडिया है। यहां से हमने $10,000 का सामान खरीदा। अब जब मैं यहां पर पेमेंट करने जाऊंगा, पेमेंट, तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, आरबीआई से कहूंगा आरबीआई मेरे को $10,000 के बदले मेरे को $10,000 चाहिए, कितने रुपए दूं? तो आरबीआई कहेगा कि भाई देखो $1 के 60 रुपए मांगूंगा मैं, $1 60 रुपए का दूंगा, तुम्हें कितने डॉलर चाहिए? मैं कहूंगा 10,000, तो कहेगा 60 के हिसाब से 6 लाख रुपए दे दो, $10,000 ले जाओ। अगर ये रेट में एक्सचेंज में फॉल नहीं होता तो मुझे 70 के हिसाब से आरबीआई देता कि नहीं देता, तो मुझे 7 लाख पे करने पड़ते। तो जब एक्सचेंज रेट में डिक्रीज हुआ है, फॉल हुआ है, तो मेरा इंपोर्ट बढ़ेगा बेटा कि घटेगा? मेरा इंपोर्ट बेटा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं ज्यादा डॉलर परचेज कर सकता हूं कम प्राइस में। मुझे 70 का मिलता तो हो सकता मैं डॉलर परचेज ना करता, बहुत महंगे थे। अब मेरे को पता है कि डॉलर की रेट कम आ गई, तो मैं ज्यादा से ज्यादा डॉलर परचेज करूंगा, बाहर से ज्यादा माल इंपोर्ट करूंगा। तो इंपोर्ट हमारे
एक्सचेंज रेट में फॉल होने से क्या होते हैं बेटा, ये हमेशा इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हमें कम रुपए में पेमेंट करनी पड़ती है बाहर। एक्सपोर्ट पर इसका प्रभाव देखते हैं, एक्सपोर्ट पर इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए एक्सपोर्ट प्रभाव क्या होगा, ये इंडिया है, इसने यूएसए को $5,000 का ऑर्डर दिया, यानी कि $5,000 का सामान बेच दिया $5,000 का। जब यूएसए वाला इंडिया को पेमेंट करेगा तो वो $5,000 ही देगा, और $1 इंडिया में 60 रुपए का कन्वर्ट होता है। तो ये डॉलर जैसे ही इस व्यापारी को मिलेंगे, इंडिया में जिस व्यापारी ने माल बेचा है उसको $1 मिलेंगे, वो डॉलर लेके जाएगा आरबीआई के पास, कहेगा आरबीआई मुझे रुपये में कन्वर्ट करके दो। आरबीआई कहेगा 60 रुपए का डॉलर चल रहा है, 3 लाख ले लो। यही रेट अगर 70 रुपए होती तो सोचो मुझे कितना पैसा मिलता बेटा, मुझे 3.5 लाख रुपए मिलता, 50,000 का घाटा हो गया। तो एक्सचेंज रेट में फॉल होने से हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट पर जो बेनिफिट होता है ना वो नहीं मिलता, क्योंकि एक्सपोर्ट पर तो बेनिफिट तब मिलेगा ना जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो। अगर यही एक्सचेंज रेट मान लो 90 रुपए हो जाए और मैं $5,000 कमा लूं, तो जब मैं आरबीआई के पास जाऊंगा तो आरबीआई मुझे 4.5 लाख रुपए देगा इनके, और ये एक्सचेंज रेट 60 रुपए है तो मुझे 3 लाख मिलेंगे। तो इंपोर्ट जो होता है वो एप्रिसिएशन से बढ़ता है और एक्सपोर्ट जो होता है वो घटता है। इस एग्जाम्पल की सहायता से हमने उसको समझा। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। डेप्रिसिएशन इफेक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम एक्स लिखते हैं, इंपोर्ट को आई लिखते हैं। अब देखो $1 ₹70, और यही डॉलर अब मुझे बेटा 80 रुपए का मिलेगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, यानी जो एक्सचेंज रेशियो है ना वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब सोचो यूएसए ने इंडिया को $10,000 का सामान बेचा होता तो इंडिया वाला इसको पे करता $10,000 पे करता, तो भैया $1 खरीदने जाता तो 80 रुपए की पेमेंट करनी पड़ रही है, 8 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ती। तो जब डेप्रिसिएशन होता है तो हमारे इंपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमारे जो इंपोर्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, डिक्रीज। और जब ये डॉलर हमारे इंडिया में आएंगे तब कन्वर्ट करवाएंगे तब बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो बेटा एप्रिसिएशन से इंपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट घटते हैं, डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट घटते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो ये था हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इफेक्ट। फिर बेटा पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज होता है तो जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होती है। हमें इसको बताना है वाई, क्यों? एक्सचेंज रेट बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ गई, क्यों बढ़ी? देखो अब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट बढ़ा तो डेप्रिसिएशन, घटा तो एप्रिसिएशन। अब देखो सप्लाई इसकी क्यों बढ़ी। नंबर 1, जो एफडीआई है, यानी कि $1 में लिख देता हूं, $1 पहले 70 का था, अब वही $1 80 का हो गया। अब देखो कि इंडिया में इस एक्सचेंज रेट में बढ़ने के कारण सप्लाई फॉरेन करेंसी की क्यों होती है। देखो मैं मिस्टर ए एक विदेशी आदमी हूं,
विदेशी नागरिक हूं, ठीक, ध्यान से देखना। मैं मिस्टर ए एक विदेशी नागरिक हूं और मैं wants टू इन्वेस्ट इन इंडिया। मैं इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ये विदेशी नागरिक भारत आया और $20,000 लेके आया बेटा। जब ये भारत में $20,000 लाएगा तो आते ही सबसे पहले इनको रुपीज में कन्वर्ट कराएगा। वो कहेगा आरबीआई मेरे को $20,000 पकड़ो और मुझे इंडियन करेंसी दो, क्योंकि आपके देश में आया हूँ, आपके देश में तो रुपया चलता है। तो आरबीआई कहेगा भाई $1 80 का दे रहे हैं हम, $1 के बदले 80 रुपए देते हैं। तो तेरे को 8 दूनी 16, तेरे को हम 16 लाख रुपए देंगे। तो ये बताओ बेटा कि एक्सचेंज रेट बढ़ने से इस विदेशी नागरिक को फायदा हो गया कि इसने ज्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। सोचो यही एक्सचेंज रेट अगर 60 रुपए होता तो इस विदेशी नागरिक को $20,000 के बदले मिलते इसको सिर्फ 12 लाख। ये इंडिया में 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर पाता। अब एक्सचेंज रेट हाई है तो उसे उसी $20,000 के लिए 16 लाख, यानी वो भारत में आकर 16 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता है जहां की 12 लाख करता। यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा है, और इन्वेस्टमेंट जब भी हमारे बढ़ते हैं तो हमें फायदा होता है। तो जो विदेशी लोग होते हैं ना, उनको फायदा दिखता है कि जब हम भारत में जाकर अपना पैसा लगाएंगे ना तो वहां जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत महंगी है, हमें $1 का 80-90 रुपये मिल सकता है और हम उन्हें रुपीज में कन्वर्ट कराकर और उन्हीं की कंपनी में लगा देंगे। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन है वो इंडियन कंपनीज में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ती है बेटा तो फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा आने लगते हैं, क्योंकि विदेशियों को लालच हो जाता है कि इंडिया चलो वहां पर डॉलर महंगा बिक रहा है, वही रुपये को कन्वर्ट करवाओ रुपीज में और उसी देश में इन्वेस्ट कर दो। तो आपका जो हिस्सेदारी है इंडियन कंपनीज में वो ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से जो सप्लाई है बेटा वो एक्सचेंज रेट बढ़ने के कारण बढ़ती है, ये रीजन होते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, देखो एफडीआई बढ़ेगा यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से लोग आते हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे बेटा? जब मैं $10,000 का सामान बाहर बेचूंगा किसी दूसरी कंट्री में, तो जब मुझे $10,000 मिलेंगे और मैं इन्हें आरबीआई से कन्वर्ट कराऊंगा तो बेटा मुझे 80 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और ये अगर एक्सचेंज रेट मेरा 50-60 रहता तो मुझे कम पैसे मिलते। तो जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ती है एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बाहर से जब डॉलर्स आएंगे तो हम उन डॉलर को ऊंचे भाव पर रुपीज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट। एफआईआई, जैसे एफडीआई होते हैं ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वैसे ही एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफडीआई का मतलब होता है किसी कंपनी के अंदर मालिकाना हक खरीद लेना, कोई बिजनेस परचेज कर लेना, जबकि एफआईआई का मतलब होता है नॉर्मल किसी कंपनी के अंदर अपने शेयर्स परचेज करना 10%, 20%, 5%। और एफडीआई का मतलब होता है इंडिया में आ गए और इंडिया में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री, अपनी एक ब्रांच, अपना एक ऑफिस ही खोल लिया, उसे बोलते हैं एफडीआई। और कंपनी के शेयर्स में डिवेंचर से पैसा लगाना उसे बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है बेटा। फिर है एनआरआई कैन आल्सो परचेज डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। अब एनआरआई है वो भी डायरेक्टली क्या होंगे, इंडिया में आएंगे और इंडिया में आकर अपना पैसा लगाएंगे। रेमिटेंस फ्रॉम एब्रोड विल आल्सो इंक्रीज। इसी तरह मिस्टर बी है, ये यूएसए में काम करता है और यूएसए में जितनी भी अर्निंग करता है इन अर्निंग्स को इंडिया भेज देता है अपने परिवार वालों के पास। तो जब इसका परिवार उस डॉलर को लेकर, क्योंकि जब ये भेजेगा तो डॉलर्स में आएंगे इंडियन में, और इंडिया में इसका परिवार जब इनको डॉलर रुपीज में कन्वर्ट कराएगा तो उसे ज्यादा कीमत मिलेगी। तो फॉरेन से आने वाला जो पैसा होता है ना बेटा वो भी हमारा बढ़ता है इस एक्सचेंज रेट के बढ़ने के कारण। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से इन वजह से सप्लाई हमारी बढ़ती है। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देखते हैं बेटा आगे। ठीक है, इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 है
7 नंबर पेज पर ही बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब फॉरेन करेंसी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड जो होती है वो डिक्रीज होती है। जब फॉरेन करेंसी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्यों? अब इसने लिखा है फॉरेन करेंसी के प्राइस बढ़ गए, $1 ₹60 प्रीवियस पहले, और आज यही डॉलर 70 रुपए का हो रहा है। तो हमने कहा जब फॉरेन करेंसी में यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट में इंक्रीज हुआ, इसका मीनिंग होता है डेप्रिसिएशन इन बेटा डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ा तो हमारी डिमांड कम क्यों हुई? देखिए क्या क्या रीजन होंगे। सबसे पहले फॉरेन करेंसी के प्राइसेस बढ़ने से इंपोर्ट घटेंगे। पहले मैं बाहर से $10,000 का माल मंगवाता था तो मुझे 60 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती थी, क्योंकि $10,000 के बदले मैं सामने वाली पार्टी को 6 लाख रुपए पेमेंट करके आता। लेकिन आज ये रेट 70 हो गया है, मैं उस सप्लायर को आज 70 के हिसाब से पेमेंट करूंगा तो मेरी जेब से 7 लाख निकलेंगे। जब मैंने ये माल अमेरिका से मंगवाया तो अमेरिका का जो व्यापारी है उसने माल की कीमत बताई $10,000, मैंने सामान इंडिया में मंगवाया। इन $10,000 के बदले जब मैं उसको पेमेंट करूंगा अमेरिका वाले व्यापारी को, तो पहले करता 60 के हिसाब से 6 लाख, लेकिन आज रेट बढ़ गई है, वो हो गई 70, तो मुझे 7 लाख। तो मैं इंपोर्ट क्यों करूंगा? मैं अपने इंपोर्ट को थोड़ा सा कम कर दूंगा। मैं कर दूंगा भाई अभी रेट हाई है, अभी इंपोर्ट आप मत करो। तो पहले तो क्या होगा कि हमारा जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज होंगे। सबसे पहला रीजन तो ये है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि हमारे इंपोर्ट कम हो गए। जब व्यापारी इंपोर्ट करेंगे ही नहीं तो वो फॉरेन करेंसी मांगेंगे नहीं पेमेंट करने के लिए, तो डिमांड ऑटोमेटिक फॉल होगी। नेक्स्ट बेटा, ट्रैवलिंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी दूसरी कंट्री में। मैं विदेश में घूम के आना चाहता हूँ, मैं अपने साथ $5,000 लेके जाऊंगा, क्योंकि विदेशों में तो डॉलर चलते हैं। मैं आरबीआई के पास जाऊंगा और कहूंगा आरबीआई मुझे $5,000 चाहिए, कितने में देगा? आरबीआई कहेगा $1 के 70 रुपए चार्ज करूंगा, तुझे कितने चाहिए? मैं कहूंगा $5,000 दे दे। आरबीआई कहेगा ला 3.5 लाख रुपए दे और $5,000 ले जा। मैं करूंगा सर पहले तो रेट 60 थे, मैं तो 60 के हिसाब से आया। अगर मैं 60 के हिसाब से डॉलर खरीदता तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते बेटा आरबीआई को? सिर्फ 3 लाख। वहां जाके मुझे पता चला कि रेट तो बढ़ गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बाहर घूमने की जो इच्छा है ना उसको थोड़ा सा डाउन कर लूंगा, क्योंकि बाहर जाना देखो महंगा हो गया, 50,000 रुपये ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं बाहर घूमना फिरना, दूसरे देशों में जाना, उसको कहीं ना कहीं क्या करूंगा, थोड़े दिन के लिए शांत कर दूंगा अपनी इच्छा को। या मैं कम खर्चे में जाना चाहूंगा, मैं कहूँगी थोड़े बहुत 1-2 दिन का ट्रिप रखेंगे, हमें $2,000 से सर जाएगा। तो मैं अपने जो खर्चे हैं विदेश में जाने के उनको कम करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही कम करूंगा आरबीआई के यहाँ पर कोई डॉलर खरीदने आएगा नहीं, तो डिमांड क्या होगी बेटा? ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। फिर है दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना महंगा हो जाएगा। मैं अमेरिका के अंदर $50,000 लगाना चाहता हूँ, मैंने सोचा 60 के हिसाब से हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे 70 के हिसाब से मिलेंगे। तो मैं कहूँगा भी महंगा पड़ रहा है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉलर खरीद लूँ। तो विदेशों में इन्वेस्टमेंट करना भी क्या हो जाएगा बेटा? महंगा हो जाएगा। फॉरेन करेंसी को होल्ड करना, यानी विदेशों से जो हम करेंसीज खरीदते हैं उनको होल्ड करना भी बेटा क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से हमारे फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होती है बेटा। ठीक है, पेज नंबर 8 पर अगला जो टॉपिक है वो हमारा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हमने फ्लेक्सिबल के बारे में पढ़ लिया था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होती है जो कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो होती है फॉरेन करेंसी की उसके आधार पर निर्धारित की जाती है, जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये जो होती है किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। और कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है? हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है आरबीआई। आरबीआई फिक्स करता है इसको अपने हिसाब से। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कोई भी रोल नहीं होता है एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में। जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में
मार्केट में क्या डिमांड है उस करेंसी की, क्या सप्लाई है, उसके आधार पर रेट डिसाइड होती है। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब जैसे चार्ट दिया हुआ है आप देखोगे तो यहाँ पर पहला जो केस है उसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट हायर रेट क्यों सेट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा क्यों डिसाइड कर रखा है, तो इसके पीछे रीजन होता है बेटा। देखो पहले हमारी मान लो ये पोजीशन थी, आर रेट पर एल करेंसी थी हमारी, ठीक है। गवर्नमेंट ने जानबूझकर इस रेट को हायर कर दिया, जानबूझकर हायर डिसाइड कर दिया R1। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। यहाँ पर जो हमारी डिमांड है और यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है वो क्या हो रही थी बेटा, आपस में इक्विलिब्रेट कर रही थी। तो ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का था। गवर्नमेंट ने जानबूझकर रेट को ज्यादा कर दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि देखो रीजन पीछे है कि जब डिमांड और सप्लाई का इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है, देखो बेटा इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। देखो हमने अभी सीखा था कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने को हम क्या कहते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट के घटने को हम क्या कहते हैं बेटा, एप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट में बढ़ोतरी होती है तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, और एक्सचेंज रेट घटती है तो हम कहते हैं एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन वर्ड आपको तभी यूज करना है जब बेटा मार्केट में डिमांड और सप्लाई के कारण एक्सचेंज रेट बढ़ते हैं घटते हैं। अगर गवर्नमेंट जानबूझकर एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है तो इसे बोलते हैं बेटा डीवैल्यूएशन। और अगर गवर्नमेंट जानबूझकर अपने रेट को कम करती है जानबूझकर, तो इसे बोलते हैं बेटा रीवैल्यूएशन। तो याद रखना डेप्रिसिएशन तब यूज करोगे जब डिमांड सप्लाई के कारण प्रभाव पड़ता है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन वर्ड। और डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन वर्ड तब यूज करोगे जब एक्सचेंज रेट में कम या ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट के कारण हो रहा है, गवर्नमेंट जानबूझकर फिक्स कर रही है, तो इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन। तो पेज नंबर 9 पर देखिए एक बार, इंप्लीकेशन ऑफ डीवैल्यूएशन। अब देखो यहां पर गवर्नमेंट ने जानबूझकर इस रेट को बढ़ाया है, इंक्रीज। पहले आर पे हमारा प्राइस फिक्स था लेकिन गवर्नमेंट ने जानबूझकर ये प्राइस R1 कर दिया, तो इंक्रीज हुआ एक्सचेंज रेट में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डीवैल्यूएशन। और अब देखते हैं इस डीवैल्यूएशन का प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले डीवैल्यूएशन का मतलब होता है एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी जो है वो ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि सभी लोग कहेंगे कि भैया डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो बहुत महंगा बिक रहा है, तो चलो डॉलर इंडिया में कन्वर्ट करवाओ। हमारे इंडिया में पहले डॉलर 60 का था लेकिन गवर्नमेंट ने जानबूझकर इसको 70 कर दिया, जानबूझकर। तो सोचो जो विदेशी लोग इस बाट में बैठे हुए हैं कि जैसे ही इंडिया में ये एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हम अपना सारा पैसा इंडिया में लगाएंगे, क्योंकि इंडिया में जाने के बाद हमें अपने $1 के बदले महंगा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो डीवैल्यूएशन की वजह से जो सप्लाई होती है फॉरेन करेंसी की वो क्या होती है बेटा, बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे है। अब इस एक्सेस सप्लाई के कारण जब एक्सचेंज रेट बढ़ा, गवर्नमेंट ने बढ़ाया, तो सप्लाई ज्यादा होने लग जाएगी, विदेशी लोग धड़ाधड़ अपनी जो करेंसी है वो इंडिया में लाने लग जाएंगे, होगी सप्लाई। इस सप्लाई के कारण एक्सचेंज रेट को कम होना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं जब किसी चीज की एक्सेस सप्लाई हो जाती है मार्केट में
तो ऑटोमेटिक जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि माल इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो बिकता नहीं है और उसे बेचने के प्राइसेस को डाउन करना पड़ता है। तो जैसे ही रेट बढ़े, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने के तुरंत बाद प्राइसेस जो है घट के ऑटोमेटिक कहां पर आ गई, जहां पर कि होने चाहिए थे। तो बताओ ये डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जानबूझकर ये रेट हायर किए ताकि रेट जब घटकर आए तो हमारे उसी रेट पर आ जाए जो कि एक्चुअल वास्तव में एग्जिस्टेंस में है। अगर गवर्नमेंट यही रेट रखती तो फिर हमारे रेट देखो और भी डाउन चले जाते। तो गवर्नमेंट ने जानबूझकर इसको बढ़ा दिया कि जब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वापस से प्राइसेस गिरेंगे तो उसी पोजीशन पर आके गिर जाएंगे जैसा कि हमने वास्तव में फिक्स कर रखा है, तो गवर्नमेंट को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से गवर्नमेंट जानबूझकर क्या करती है, प्राइसेस को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट कि गवर्नमेंट हायर रेट क्यों फिक्स करती है। इसी प्रकार अगर मैं रीवैल्यूएशन का एग्जांपल लूं, हमारी एक्चुअल पोजीशन ये थी, गवर्नमेंट ने प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, प्राइसेस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये है हमारा सप्लाई कर्व, ये है हमारा डिमांड कर्व, और ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब देखो, जैसे ही गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट के अंदर जानबूझकर डिक्रीज करती है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। वैसे बोलते थे एप्रिसिएशन, यहां बोलेंगे रीवैल्यूएशन। अब देखो रीवैल्यूएशन से क्या होगा, जब रेट हमारे गवर्नमेंट ने कम डिसाइड किए तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो बेटा प्राइसेस जो है वो डिमांड का पीछा करते हैं, प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जब ये प्राइसेस गवर्नमेंट ने जानबूझकर कम किए, इससे डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिक ये प्राइस बढ़कर दोबारा से यहाँ आएंगे, तो गवर्नमेंट उसी पोजीशन पे आ जाएगी जहां पर कि एक्चुअल में डिमांड सप्लाई होनी चाहिए। तो ये होते हैं बेटा एक्सचेंज रेट को रीवैल्यू करने के कुछ इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इसे आप रीड कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, इसी पेज नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं। टाइम देख लेता हूं बेटा मैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अविकसित जो देश होते हैं, यानी कि अल्प विकसित, जो कि ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं, वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों करते हैं? क्यों करते हैं अपनी करेंसी को डीवैल्यू? गर्मी बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, गर्मी से डरते नहीं है, बस थोड़ा पसीना आ जाता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं पहुंचने के लिए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि कम विकसित हुई है अभी, ये अपनी करेंसी को डी वैल्यू क्यों करते हैं? अब बेटा डी वैल्यू का मतलब क्या हुआ? डी वैल्यू का मतलब होता है एक्सचेंज रेट ज्यादा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जैसे ही डिक्रीज नजर आ जाए ना आपको, डिप्रीसिएशन या डी वैल्यू, समझ जाना कि डेप्रीसिएशन तब होता है जब वो आपकी चीज बस की ना रहे, यानी कि बहुत ज्यादा उसके प्राइसेस बढ़ जाए। अच्छा जी, देखिए क्यों करते हैं। सबसे पहले डीवैल्यूएशन से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। अभी हमने कहा था कि जैसे ही गवर्नमेंट प्राइसेस को बढ़ाती है, डीवैल्यू यानी प्राइसेस बढ़ गई, ये था हमारा आर से R1। ठीक है, एक मिनट, ये बेटा उल्टा आर से, दोबारा खींच देता हूं इसको, R से R1, एक ये चला गया, एक ये चला गया।
यानी कि गवर्नमेंट ने डी वैल्यू किया है अपनी करेंसी को, यानी कि एक्सचेंज रेट तो बढ़ी है लेकिन जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुई है। तो ये हम डोमेस्टिक जो करेंसी है उसके बिहार पर बनाते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी के जो प्राइसेज हैं वो रिड्यूस कर दिए जानबूझकर। तो जैसे ही प्राइसेज रिड्यूस होंगे तो बेटा डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्री वो चाहती है कि उनके देश में भी जो गुड्स बनते हैं उनकी भी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट अपनी करेंसी को ऑटोमेटिक डाउन कर लेती है। तो जो बाहर के देश हैं वो उस देश की चीज़ें खरीदने लग जाते हैं, खरीदेंगे तो ये कंट्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रोथ करेगी। अगला है, जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इनके कंट्री में आएगी, जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है, यानी वो गुल्लक जहाँ पर कि फॉरेन करेंसीज का भंडार होता है वो बढ़ता है। और इस भंडार से हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की ज़रूरत की चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये देश इंपोर्ट करना चाहेगा तो इसके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, और फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी बेटा, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी के इनके भंडार भरते हैं, उस भंडार से ये अपने देश की जरूरत की चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। फिर है, एक्सचेंज रेट बढ़ने से या करेंसी के डिवैल्यूएशन से प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, यानी कि विदेशी लोगों को उनके $1 के लिए पहले से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ मिलेंगे। अगर इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज रेट बढ़ गए, इंडियन रुपीज़ जरूर कम हुए लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ गए, तो बाहर के देश हमारे देश में आकर क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट कराएंगे अपनी करेंसी को, जिससे कि उनको हमारे इंडिया में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, जिससे कि हमारा फिर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा और वो देश फिर से इंपोर्ट कर पाएगा। तो ये देश इसलिए अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही बहुत है, इसको आप देखिए। और जो आपके यूटी टेस्ट हो रहे हैं, जून का फर्स्ट यूटी टेस्ट, उसमें बेटा ये चैप्टर नंबर जो 8 था, 8 नहीं 9, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, और चैप्टर नंबर ये जो चल रहा है 11, इन दोनों में से ही आपका टेस्ट बनेगा। ठीक है, और अकाउंट्स में आप जानते ही हैं आपका जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है डिसोल्यूशन, उसमें से आएगा। तो आप इन दोनों चैप्टर की अच्छे से तैयारी करना। इन दोनों चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक हैं, ट्रू फॉल्स हैं, सबको अच्छे से पढ़ना, उसमें से पेपर आपका आ जाएगा। क्लियर? ये बेटा